इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर के संबंध में। तो एडिटोरियल पढ़ेंगे तो एडिटोरियल पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर के संबंध में एडिटोरियल में बात की गई है कि भाई जो गवर्नर है बहुत ही अनियंत्रित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। इनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि यह जो गवर्नर है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, ये संविधान की हद में रहकर काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें काम करना चाहिए जनता के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। टाइटल दिया गया है ऑन द लूज। क्या मतलब होता है इस ऑन द लूज का? अगर कोई जानवर है या फिर कोई आदमी है, उसके संबंध में हम कहते हैं ना जब कि वह तो ऑन द लूज है, तो ऑन द लूज का मतलब है कि वह बिल्कुल एकदम मुक्त हालत में है। जैसे कि जेल से कोई कैदी फरार हो जाता है ना, तो वह बिल्कुल मुक्त हालत में है और किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे हम बोलते हैं ऑन द लूज। तो इसी तरह से पश्चिम बंगाल के गवर्नर के संबंध में इस बात को कहा जा रहा है। ऑन द लूज का मतलब है कि वे बिल्कुल एकदम अपनी मन मर्जी से, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से जो है काम कर रहे हैं। संविधान की हद में रहकर उन्हें काम करना चाहिए, तो उस तरह से वे काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, तो कई तरह के कमेंट्स जो है किसी भी जगह कर रहे हैं। तो इससे जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पब्लिक को नुकसान हो रहा है, हमारे जो है संविधान की जो गरिमा है उससे नुकसान हो रहा है। तो इसके चलते टाइटल दिया गया है ऑन द लूज। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, द गवर्नर मस्ट नॉट स्ट्रे। स्ट्रे का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित होना, कि जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते और विचलित हो जाते हो ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रे। फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। क्या मतलब है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का? कि भाई संविधान के द्वारा जो अथॉरिटी उन्हें दी गई है, संविधान के द्वारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर और अथॉरिटी उनके पास है, तो उससे उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। यानी कि उन्हें जो भी काम करना है वह संविधान की हद में रहकर ही करना चाहिए, उससे उन्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट। रिमेन इन द स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है? सुर्खियों में बने रहना। वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं वे सुर्खियों में बने हुए हैं। एंड देयर इज एवरी रीज़न टू बिलीव दैट ही वांट्स इट दैट वे। और एडिटोरियल कहना चाहता है कि जैसी हरकतें वे कर रहे हैं, उन हरकतों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वे सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। एंड देयर इज एवरी रीज़न। एडिटोरियल कहता है कि हमारे पास मतलब काफ़ी सारे कारण हैं टू बिलीव दैट, ये विश्वास करने के, दैट ही वांट्स इट दैट वे, कि वे सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वे जैसा चल हो रहा है ना वैसा होना, मतलब जैसा हो रहा है, जैसा हमें नज़र आ रहा है ना, वे वैसा ही चाहते हैं। आगे देखते हैं। ऑन मंडे, सोमवार को क्या हमें देखने को मिला? ही मेट होम मिनिस्टर अमित शाह विथ ए लिटेनी ऑफ कंप्लेंट्स। लिटेनी ऑफ कंप्लेंट्स का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ कंप्लेंट्स है ना, मतलब काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो है लेकर गए वे। कंप्लेंट किनके खिलाफ थी? अगेंस्ट ममता बनर्जी, अगेंस्ट द ममता बनर्जी गवर्नमेंट है ना, पश्चिम बंगाल की सरकार के। तो ऑन मंडे, सोमवार को, ये जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जो है मुलाकात की। और जब अमित शाह से मिलने गए तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स लेके गए, काफ़ी सारी शिकायत लेके गए। किसके खिलाफ? ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ। और वहाँ सोमवार को इन्होंने क्या किया जब अमित शाह से मुलाकात की? तो अप्राइजिंग हिम ऑफ, अप्राइज ऑफ, ध्यान रखना ये अप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है सूचित करना। अप्राइजिंग हिम ऑफ द अलार्मिंग क्लिफ एज गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट। तो उन्होंने सूचित किया सोमवार को, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ वे कई शिकायत लेके गए और अमित शाह को जो है उन्होंने सूचित किया। किस संबंध में सूचित किया? अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है यहाँ पे एकदम आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति। क्लिफ एज, क्या मतलब होता है इस क्लिफ एज का? देखो क्लिफ एज का मतलब है एक तरीके से ये जो चट्टान होती है ना, तो उसकी जो कगार होती है ना, उसके लिए बोलते हैं क्लिफ एज। यहाँ पर क्लिफ एज का क्या मतलब है? कि भाई कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जाए है ना, उसको बोलेंगे अपन क्लिफ एज गवर्नेंस सिचुएशन इन द स्टेट। तो इन्होंने ये बताया, ये जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जब अमित शाह से मिले तो इन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो गवर्नेंस है, जो शासन है ना, जो शासन की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हालत में है और मतलब मामला जो है ना कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में, ऐसा इन्होंने जो है बताया। आगे देखते हैं। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के पहले, ही हैड सेड, वे इस बात को कह चुके थे, इट वॉज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू प्रेजर्व
प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 159। तो उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 159 के तहत मेरी ये ड्यूटी है। यानी कि जब ये अमित शाह से मिले उसके पहले इन्होंने क्या बात कही, उनसे मिलने के पहले इन्होंने ये बात कही कि आर्टिकल 159 के तहत मेरी ड्यूटी है कि मैं क्या करूं, पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी टू प्रेजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, प्रोटेक्ट है ना, बचाना किसी चीज़ को, डिफेंड का मतलब है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो जो है आप अपना बचाव जो करते हो ना उसको बोलते हैं डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि भाई संविधान को संरक्षित करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसे डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी है आर्टिकल 159 के तहत। इंडीड, वास्तव में, द गवर्नर हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू परफॉर्म, कि भाई वास्तव में जो गवर्नर है उसका एक संवैधानिक रोल होता है जो कि उसको परफॉर्म करना होता है ना। बट मिस्टर धनखड़ अपीयर्स इंथुजियास्टिक, लेकिन ऐसा लगता है कि मिस्टर धनखड़ जो है, यानी कि इन गवर्नर के लिए कहा जा रहा है मिस्टर धनखड़ जो है, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्स, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरे होना, टू स्ट्रेच का मतलब है फैलाना, हिज मैंडेट का मतलब है एक तरीके से जो पावर आपके पास है ऑल द टाइम। ठीक है, एडिटोरियल कहता है कि भाई अच्छी बात है कि भाई आपको करना होता है एक तरीके से, इंडीड, कि भाई वास्तव में जो एक तरीके से द गवर्नर हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, कि भाई संविधान के द्वारा जो रोल, एक तरीके से जो भूमिका संविधान के द्वारा गवर्नर को प्रदान की गई है उस भूमिका का निर्वहन उसे करना होता है। लेकिन मिस्टर धनखड़ जो है ऐसा प्रतीत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरे हुए प्रतीत होते हैं, टू स्ट्रेच, फैलाने के लिए, हिज मैंडेट ऑल द टाइम। कुल मिलाकर उनको जो पावर संविधान से मिली हुई है उस पावर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए उत्साह से भरे हुए नजर आते हैं मिस्टर धनखड़। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान, ही ब्रीफ्ड, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में कुछ बातों को बता देना, कोई भी बात है उसे संक्षेप में बता देना। ही ब्रीफ्ड द होम मिनिस्टर ऑन स्टेट्स रैम्पेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म। इस शब्द को याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, ये जो रैम्पेंट शब्द है ना, स्टार लगा दिया मैंने इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम में। रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उग्र, यानी कि अनियंत्रित, है ना, अनियंत्रित भी कह सकते हो आप इसे, या बहुत ही उग्र की कह सकते हो कि। तो इन्होंने जो है जब इन्होंने मुलाकात की मिस्टर अमित शाह से, तो इन्होंने क्या बताया होम मिनिस्टर को, राज्य के बारे में इन्होंने बताया कि भाई राज्य में करप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित तरीके से जो है चल रहा है, यानी कि राज्य में करप्शन, राज्य में भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित है, एंड नेपोटिज्म, और बताया कि भाई जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जो है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बॉलीवुड है या राजनीति है, तो इसमें क्या है कि कोई राजनेता है वह अपने, उसके बेटे हैं या भाई उसके रिलेटिव्स हैं, उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जाता है ना, तो इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। तो रैम्पेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म के बारे में उन्होंने जो है होम मिनिस्टर को सूचित किया। अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब है खतरनाक स्थिति, है ना, बिल्कुल चिंतापूर्ण स्थिति, अलार्मिंग कोविड-19 सिचुएशन। और क्या बताया उन्होंने कि भाई बताया कि ये जो कोरोना वायरस से संबंधित जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एंड वरीसम, वरीसम का मतलब यही है चिंता करने लायक, एंड डेंजरसली डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेट का मतलब होता है और भी ज़्यादा खराब होते जाना, है ना, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और उन्होंने बताया अमित शाह को कि भाई पश्चिम बंगाल जो है उसमें कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वह लगातार जो है चिंताजनक रूप से जो है, बहुत ही खतरनाक रूप से जो है लगातार खराब होती जा रही है। दिस इज एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी। ओवर रीच का मतलब क्या होता है, ओवर रीच का मतलब है कि जब आप अपनी क्षमता से बाहर जाके कुछ काम करते हो ना, कि भाई जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आप करने की कोशिश करते हो, तो दिस इज एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो पद उनको प्राप्त है, जो गरिमा उनको मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिस्टर धनखड़ को मिली हुई है, उससे बाहर जाके उन्होंने कुछ ज़्यादा ही काम किया, मतलब दिस इज एन ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी। डन विदाउट फिनेस, क्या मतलब है इस फिनेस का, इस फिनेस का मतलब है कि भाई स्किलफुल तरीके से काम करना। कुल मिला के उन्होंने स्किलफुल तरीके से जो है काम नहीं किया, उन्होंने जो उनको अथॉरिटी मिली हुई है ना उसका मतलब उसके भी हद के बाहर जाके जो है काम किया। बिसाइड्स, इसके अलावा, हिज इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, है ना, बिना रुके, लगातार। हिज इंसेसेंट वार ऑफ नर्व्स, क्या मतलब होता है इस वार ऑफ नर्व्स का, वार ऑफ नर्व्स का मतलब होता है कि जैसे मानो दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है और दोनों व्यक्ति डायरेक्ट लड़ाई न करके साइकोलॉजिकल तरीके से ना, साइकोलॉजिकली एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से जो है हराने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं वार ऑफ नर्व्स। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है कि भाई एक तरीके से हम माने कि
मिस बनर्जी हैं और मिस्टर धनखड़ हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल एकदम खुल के तो आमने सामने नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जो है हराने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को साइकोलॉजिकली कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बैटल को हम बोलते हैं वार ऑफ नर्व्स। तो बिसाइड हिज इंसेसेंट वार ऑफ नर्व्स विथ मिस बनर्जी, तो मिस धनखड़ जो है मिस बनर्जी के साथ लगातार जो है अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में लगातार जो है बने हुए हैं। मिस धनखड़ हैज एंडेड अप इन कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, आमना सामना करना है ना, मुकाबला करना विद वाइस चांसलर। तो इसके उन्होंने क्या किया है कि भाई मिस बनर्जी जो हैं उनके साथ तो लगातार युद्ध की स्थिति में वे बने ही हुए हैं, अप्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है कि कई बार उनका टकराव हुआ है, कई बार उनका आमना सामना हुआ है। किससे, वाइस चांसलर से, स्टूडेंट से, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के लीडर से। ड्यूरिंग हिज 1 ईयर टेन्योर का मतलब होता है अवधि, है ना, कि भाई उनका ये जो 1 साल का जो गवर्नर के रूप में बंगाल में जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के दौरान मिस बनर्जी के साथ तो उनका टकराव हुआ ही, साथ ही साथ वाइस चांसलर, स्टूडेंट्स और तृणमूल कांग्रेस के अन्य जो लीडर हैं उन लीडर्स के साथ भी हमें जो है मिस धनखड़ का टकराव देखने को मिला। ही हैज़ ऑल्सो शोन ए प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है रुझान, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है रुझान। ही हैज ऑल्सो शोन ए प्रोक्लिविटी टू बी अनरेस्ट्रेंड। अनरेस्ट्रेंड का मतलब होता है अनियंत्रित इन मीडिया इंटरेक्शंस। मीडिया इंटरेक्शंस का मतलब है कि भाई जब मीडिया के साथ जो आप बातचीत करते हो ना, उसको बोला गया है मीडिया इंटरेक्शन। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि ही हैज ऑल्सो शोन ए प्रोक्लिविटी टू बी अनरेस्ट्रेंड, कि हमें एक रुझान देखने को मिलता है मिस्टर धनखड़ में। कौन सा रुझान देखने को मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित हैं, है ना, इन मीडिया इंटरेक्शंस, कि मीडिया के साथ लगातार बातचीत करने में, है ना, मीडिया को जो है कुछ भी बयान देने में जो है वह बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित हैं। यानी कि एक कह सकते हैं हम, जो सोफिस्टिकेटेड व्यवहार उन्हें करना चाहिए वैसा व्यवहार हमें मिस्टर धनखड़ में देखने को नहीं मिलता। इंक्लूडिंग हिज फ्रीक्वेंट ट्विटर पोस्ट, है ना। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि वो बहुत ही अनियंत्रित तरीके से उनका व्यवहार है, मीडिया के साथ लगातार इंटरेक्शन करना, कुछ भी बयान देना, इसके अलावा लगातार जो है ट्विटर पे अपनी पोस्ट जो है डालना। ही मस्ट रिमेंबर, मिस्टर धनखड़ को यह बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी चाहिए, दैट ही इज़ नॉट एन अपोजिशन पॉलिटिशियन इन वेस्ट बंगाल, कि मिस्टर धनखड़ जो हैं वेस्ट बंगाल में विपक्ष के नेता नहीं हैं। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई वे इस तरह से जो है काम कर रहे हैं, जैसा उनको एक कामों को देखकर लगता है कि जैसे कि वे एक विपक्ष के नेता हों, है ना, हर समय जो है सरकार का विरोध करना और इस तरह की बातें करना। तो एडिटोरियल कहता है कि उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह जो है विपक्ष के नेता नहीं हैं। हिज ओपिनियंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, हिज ओपिनियंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, कि राज्य सरकार के संबंध में उनके जो विचार हैं, एंड इंटरेक्शंस विथ इट, है ना। इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि जब दो व्यक्ति या दो पार्टी आपस में मिलजुल कर जो है बातचीत करती ना, तो उनका उसको बोलते हैं इंटरेक्शंस। तो हिज ओपिनियंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंटरेक्शंस विथ इट मस्ट बी सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब होता है सीमित होना, कि राज्य सरकार के को लेकर उनके जो विचार हैं, इसके अलावा राज्य सरकार को लेकर उनकी जो बातचीत है वह सीमित होनी चाहिए। मस्ट बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय वेल एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पूर्व उदाहरण। भाई मिस्टर धनखड़ के पहले भी जो है अन्य गवर्नर हुए हैं, तो उन गवर्नर्स ने जैसा आचरण किया उस आचरण को ध्यान में रखते हुए मिस धनखड़ को भी जो है आचरण करना चाहिए। मिस धनखड़ का जो आचरण है वह अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, वह बहुत ही एक सीमा में होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए। एंड शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ, और मिस्टर धनखड़ को जो है अपनी ताकत को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे ताकत का मतलब है एक तरीके से जो उनके अधिकार हैं, है ना। एंड शुड ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान ने जो पावर उनको दी है, संविधान ने जो ताकत जो पावर उन्हें दी है, तो उसी पावर का उन्हें उसी हद, संविधान की हद में रहकर जो है उन्हें काम करना चाहिए। ही रिपीटेडली कॉल्स टू हिज डिफेंस, कि जब भी कोई बात होती है ना, जब भी कहा जाता है कि भाई पश्चिम बंगाल के गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं मिस्टर धनखड़ के ऊपर, जब भी किसी बात को लेकर कोई सवाल उठाया जाता है तो वो क्या बोलते हैं, वो बार बार अपने बचाव में कहते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वह संविधान के अनुसार कर रहा हूँ, है ना। ही रिपीटेडली कॉल्स टू हिज डिफेंस, कि अगर कोई भी बात आती है और मिस्टर धनखड़ पर कोई भी सवाल उठाया जाता है तो वो अपनी बचाव में क्या कहते हैं, वो अपने बचाव में कहते हैं कि भाई मैं संविधान की हद में रहकर काम कर रहा हूँ। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई उन्हें वास्तव में ही संविधान की हद में रहकर काम करना चाहिए। उनके पहले जो गवर्नर्स हुए हैं उनके उदाहरण को जो है मिसाल के रूप में जो है उन्हें देखना चाहिए, और उनका रवैया जो है, उनका आचरण जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के प्रति जो है मर्यादापूर्वक होना चाहिए, ना, मर्यादापूर्ण होना चाहिए। नो डाउट, है ना, कोई डाउट नहीं है इस बात में,
देर आर कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, रिगार्डिंग गवर्नेंस इन द स्टेट, कि इस बात में कोई इनकार नहीं है, देर आर कंसर्न्स रिगार्डिंग गवर्नेंस इन द स्टेट, कि भाई पश्चिम बंगाल में जो शासन है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन है, उस शासन को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हैं, है ना। जैसे कि मिस बनर्जी इज ए कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन, कॉम्बेटिव पॉलिटिशियन का मतलब होता है लड़ाकू राजनीतिज्ञ, कॉम्बेटिव का मतलब है लड़ाकू, कि मिस बनर्जी जो है वह एक लड़ाकू राजनीतिज्ञ हैं, बट हर एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट्स हैव नॉट मैचअप, मैच्ड अप का मतलब होता है इक्वल होना किसी चीज़ के ना, मैच्ड अप टू द क्राइसिस का मतलब है संकट, और पैंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, कि मिस्टर बनर्जी जो हैं वह एक लड़ाकू राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी जो प्रशासनिक प्रतिभा है, यानी कि अगर प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो वह उनकी प्रशासनिक प्रतिभा जो है ना वह इक्वल नहीं रही, हैव नॉट मैच्ड अप टू द क्राइसिस ऑफ द पेंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस जो संकट पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ उसको ठीक तरह से मिस बनर्जी जो है डील नहीं कर पाई। वेस्ट बंगाल हैज़ बीन स्लो इन इट्स रेस्पॉन्सेस, कि कोरोना वायरस को लेकर जो प्रतिक्रिया वेस्ट बंगाल ने दिखाई, उस प्रतिक्रिया दिखाने में वेस्ट बंगाल जो है बहुत ही स्लो रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जितना बेहतर प्रदर्शन वेस्ट बंगाल को करना चाहिए था कोरोना वायरस को लेकर। आगे देखते हैं। पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा, ग्रूसम क्राइम्स, क्या मतलब होता है ग्रूसम का? ग्रूसम का मतलब होता है भयानक, है ना, भयानक अपराध। तो देखो ये पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वास्तव में स्थिति कुछ चिंताजनक है, जैसे कि राजनीतिक हिंसा, भयानक अपराध, एंड अलिगेशंस का मतलब है आरोप, ऑफ पुलिस पार्टीशनशिप, है ना, पार्टीशनशिप का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण रवैया, है ना, भेदभावपूर्ण होना। तो पुलिस जो है वह उसका रवैया कैसा है, भेदभावपूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूरत है, रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन, है ना, कि भाई राज्य में जो है हिंसा की स्थिति है, अपराध की स्थिति है, पुलिस जो है पक्षपातपूर्ण रवैया रखती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर क्या लगता है हमें कि मुख्यमंत्री को जो है यानी कि मिस ममता बनर्जी को जो है पर्सनल ध्यान जो है देना चाहिए इन सब चीज़ों पर। बट ऑल दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब है एक तरीके का बहाना। बट ऑल दिस, ठीक है कि स्थिति खराब है पश्चिम बंगाल में काफ़ी चीज़ों को लेकर, लेकिन यह एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता गवर्नर के लिए। बट ऑल दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द गवर्नर टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियन पब्लिकली। रैंडमली का मतलब है मनमाने तरीके से, ना, जो आपके मन में आया बिना सोचे विचारे आपने कह दिया। टू रैंडमली ऑफर हिज ओपिनियंस पब्लिक ओपिनियन पब्लिकली। तो एडिटोरियल कहता है कि राज्य की स्थिति ठीक है, कई पॉइंट्स हैं जिनको लेकर राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि इस आड़ में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो हैं अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से मनमाने ढंग से जो है अभिव्यक्त करें। हिज बिहेवियर कैन नॉट बी सीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बीजेपी। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, ऑफ विनिंग वेस्ट बंगाल, कि भाई बीजेपी जो है, बीजेपी में एक जुनून है कि बीजेपी जो है हर क्षेत्र में हर जगह जो है चुनाव जीतनी चाहती है। तो बीजेपी में एक ये जुनून ये भी है कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में भी जो है चुनाव जीतना चाहती है। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि गवर्नर का ये जो रवैया है, गवर्नर का ये जो आचरण है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है किससे, बीजेपी के पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने से। इसको डीलिंक्ड, है ना, लिंक्ड का मतलब है जुड़े होना, डीलिंक्ड का मतलब है किसी तरह का कोई कनेक्शन ना होना। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे मिस्टर धनखड़ हैं, इनका जो व्यवहार है, उनके व्यवहार को हम जो है एक तरीके से डीलिंक करके नहीं देख सकते, यानी कि कोई ना कोई कनेक्शन है उनका बीजेपी से, कि भाई बीजेपी जो है चुनाव जीतना चाहती है, तो इसी तरह का कोई कनेक्शन जो है हमें दिखाई देता है। विच गोज टू द पोल्स, पश्चिम बंगाल के लिए कहा गया है पश्चिम बंगाल, विच गोज टू द पोल्स, जिसमें कि चुनाव होने हैं इन लेस देन ए ईयर, एक साल से भी कम की अवधि में, ना, यानी कि 2021 में बस चुनाव होने वाले हैं, पूरा एक साल भी नहीं बचा है पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, ना। द बैटल ऑफ 2021 विल बी फियर्सली फॉट, फियर्सली का मतलब होता है बहुत ही आक्रामक रूप से, है ना, बहुत ही उग्र रूप से फॉट, लड़ा जाएगा, है ना। द बैटल ऑफ 2021 विल बी फियर्सली फॉट, कि भाई ये जो 2021 में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, ये चुनाव जो है बहुत ही उग्र तरीके से, बहुत ही आक्रामक तरीके से जो है लड़े जाएंगे। एंड इफ़ द पास्ट इज एनीथिंग टू गो बाय, और बीजेपी का जो अगर पुराना इतिहास है उस पर अगर हम नज़र डालें, है ना, गो बाय का मतलब होता है देखना, है ना, नज़र डालना, है ना, अगर हम पास्ट पे अगर हम नज़र डालें बीजेपी के पास्ट पे, है ना, तो अगर वो जो पास्ट अगर जो कुछ दिखलाता है ना बीजेपी के बारे में, तो वो ये दिखलाता है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं
पोटेंशियली संभावित रूप से बहुत ही बुरे होने वाले हैं। अगली टू का मतलब है कि यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हो कि जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हमें देखने को मिलेगी इन चुनाव में। बुरी स्थिति का देखने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, या फिर जो है बीजेपी जो है हर संभव कोशिश करेगी चुनाव की, और मिस ममता बनर्जी भी जो है अपनी सीट को बचाने की या और अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई संभावित रूप से एक तो होता है कि चुनाव हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं, है ना, तो उसको कहेंगे हम बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन अगर इनका उल्टा हो रहा है तो उसे क्या कहोगे आप? बिल्कुल नज़ारा जो है बहुत ही ज़्यादा अगली रहा, बहुत ही ज़्यादा कुरूप रहा। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। द सीबीआई एंड इवन द इलेक्शन कमीशन, कि सीबीआई और यहाँ तक की, एंड इवन मतलब यहाँ तक की इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, विच इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि भाई आप सीबीआई की बात करो या फिर इलेक्शन कमीशन की बात करो, है ना, दोनों क्या है? ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यह संविधान की एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल स्वतंत्र इकाई है। ये ऑटोनॉमस का मतलब है बिल्कुल स्वायत्त, यानी कि सीबीआई के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान के अंतर्गत काम करती हैं, है ना। हैव टू रिमेन अबाउट द पॉलिटिकल फ्रे, तो एडिटोरियल यही बात कहता है कि भाई ये इन दोनों संस्थाओं को जो है, पॉलिटिकल फ्रे का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रे का मतलब होता है चुनावी मैदान। तो एडिटोरियल कहता है कि इन दोनों संस्थाओं को चुनावी मैदान से ऊपर रहना होगा, यानी कि इनको बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से काम करना होगा। गवर्नर्स हैव कम टू असिस्ट द बीजेपी इन अदर स्टेट्स टू, गवर्नर्स हैव कम टू असिस्ट द बीजेपी इन अदर स्टेट्स टू। यही एडिटोरियल बात करता है कि अगर हम बीजेपी के इतिहास पर नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं कि अन्य कई राज्यों में भी बीजेपी की मदद गवर्नर्स के द्वारा की गई है। यानी कि पिछले, अगर हम बात करें ना, पिछले कुछ सप्ताह की या पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, तो कई राज्यों में हमें देखने को मिला कि गवर्नर्स ने बीजेपी की मदद की। इन अपेंडिंग, क्या मतलब है अपेंडिंग का? अपेंडिंग का मतलब एक तरीके से समाप्त करना। इन अपेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का संवैधानिक दर्जा समाप्त करने में जो है बीजेपी की हेल्प की। एंड इन स्वेयरिंग इन, स्वेयर इन का मतलब क्या होता है? स्वेयर इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। एंड इन स्वेयरिंग इन ए गवर्नमेंट ऑफ पार्टी इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये जो एक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दौरान भी महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र के गवर्नर ने जो है बीजेपी की मदद की। कंप्लीटली डिसरिगार्डिंग नॉर्म्स लास्ट ईयर, नॉर्म्स का मतलब है कि फॉर इंस्टेंस ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम देख सकते हैं तो महाराष्ट्र की हम बात कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर सकते हैं कि इन दोनों राज्यों में हमें क्या देखने को मिला उदाहरण के तौर पर, फॉर इंस्टेंस, कि यहाँ पे जो गवर्नर थे इन्होंने संविधान में जो नियम हैं हमारे ना, इन संविधान के नियमों की बिल्कुल अवहेलना करते हुए, डिसरिगार्ड मतलब किसी की अवहेलना करना, है ना, तो यानी कि संविधान में जो हमारे नियम हैं, जो नियम कानून हैं, उनकी अवहेलना करते हुए इन्होंने जो है, इन गवर्नर्स ने जो है बीजेपी पार्टी को हेल्प की। इट इज़ पॉसिबल दैट, यह संभव है कि मिस्टर धनखड़ इज ट्राइंग, कि मिस्टर धनखड़ जो है प्रयास कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं? टू बी मोर लॉयल, है ना। मोर लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार होना, है ना, कि मिस्टर धनखड़ जो है मतलब कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देन द किंग, यानी कि एक राजा जितनी वफादारी दिखाता है ना, उससे भी ज़्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश मिस्टर धनखड़ कर रहे हैं। किसके प्रति? बीजेपी पार्टी के प्रति। बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस बाय द सेंटर इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स रेजेस अदर लेजिटिमेट कंसर्न, लेकिन केंद्र के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किए जाना अन्य कई कानूनी सवाल खड़े करता है ना। रेस का मतलब है भाई उठाता है, खड़े करता है ना। लेजिटिमेट कंसर्न्स का मतलब है कानूनी, और कंसर्न्स का मतलब है भाई कानूनी रूप से जो है चिंता है, यानी कि न्याय संगत जो चिंताएं हैं आपकी, है ना। तो काफ़ी सारी बातें हैं कि बट द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, कि भाई एक जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है ना, एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। क्या स्वरूप? कि केंद्र के द्वारा राज्य का, यानी कि भाई भारत है, भारत में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होती है, राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य को चलाती है। लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जानबूझकर
अत्यधिक मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किए जाना अन्य कई कानूनी सवाल जो है हमारे सामने उपस्थित करता है, जो कि काफ़ी चिंताजनक हैं। ही मस्ट देयरफॉर, गवर्नर के लिए कहा जा रहा है, ही मस्ट देयरफॉर रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना, है ना। रोल बैक का मतलब वापस लेना। हिज रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब क्या होता है? रेटोरिक का मतलब होता है कि ये जो राजनेता होते हैं ना, कि जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो नेता होते हैं, ये नेता क्या है कि जब ऊंचे ऊंचे भाषण देते हैं, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए जो भाषणबाजी करते हैं, है ना, जो व्यर्थ भाषणबाजी होती है इनकी, है ना, सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए जो भाषणबाजी दी जाती है ना, इस तरह की भाषणबाजी को कहा जाता है रिटोरिक, है ना। नेताओं के ऊंचे ऊंचे बोल, इसको हम बोलते हैं रिटोरिक। तो ही मस्ट देयरफॉर रोल बैक हिज रिटोरिक। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि यह जो इनकी फालतू की जो भाषणबाजी है, ये जो इनके शब्दाडंबर है, इनको क्या करना चाहिए? मिस्टर धनखड़ को वापस लेना चाहिए अपनी बयानबाजी को। एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर मस्ट नज हिम टू स्टे विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनली सर्कमस्क्राइब्ड फंक्शंस। और प्राइम मिनिस्टर को, इसके अलावा गृह मंत्री को जो है क्या करना चाहिए? ये जो मिस्टर धनखड़ हैं इनको थोड़ा सा धक्का देना चाहिए। नज का मतलब होता है कुहनी से हल्का धक्का देते हैं ना अपन, यानी कि हल्का सा इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि मिस प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को, मिस धनखड़ को इस बात का एहसास कराना चाहिए कि मिस धनखड़ जो है टू स्टे विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कमस्क्राइब्ड फंक्शन, कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिस धनखड़ को ये एहसास कराएं कि मिस धनखड़ जो है संविधान के द्वारा उनके जो फंक्शंस हैं, संविधान के द्वारा उनके जो सीमित, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है सीमित, है ना, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है एक लिमिट में होना, कि भाई मिस्टर धनखड़ को जो है संविधान की मर्यादा में रहकर ही आचरण करना चाहिए, उन्हें संविधान की हद में बने रहना चाहिए ना। यह बात मिस धनखड़ को एहसास कराई जानी चाहिए। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और होम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, किसे? ought to के प्रयोग को देख लेते हैं ना। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये क्या है? ought to एक तरीके से आप कह सकते हो कि शुड का पर्यायवाची है ना, कि भाई जहाँ आप शुड का प्रयोग करते हो ना, वहाँ आप ought to का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर क्या है, शुड का प्रयोग करते हैं। तो फिर ought to का प्रयोग कब करते हैं? ought to का प्रयोग भी हम चाहिए के संदर्भ में ही करते हैं, लेकिन ought to का एक खास प्रयोग है जब हमें स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, किसी व्यक्ति को, है ना, उसकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराना हो। यानी कि जब कोई भी बात, है ना, जिसमें कि सलाह दी जा रही हो, है ना, जिसमें चाहिए का सेंस आता हो, हिंदी के संदर्भ में अगर हम बात करें ना, तो कोई ऐसी सलाह जिसमें चाहिए का सेंस आता है और उसमें कोई नैतिक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है ना, कोई नीति से संबंधित कोई बात जुड़ी हुई है, तो अब हम वहाँ क्या करते हैं? शुड की जगह ought to का प्रयोग करते हैं ना। बस इतनी सी बात है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन। देखते हैं कुछ उदाहरण इसके, जैसे कि यू ought not to have मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, है ना, दुर्भावनापूर्ण फीलिंग्स फॉर योर फ्रेंड्स हु काउंट ऑन यू। ये जो काउंट ऑन है ना, काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, किसी पर भरोसा जताना। तो यू ought not to have malicious feelings for your friends। तुम्हें अपने उन मित्रों के प्रति दुर्भावनापूर्ण भावनाएं नहीं रखनी चाहिए जो कि आप पर भरोसा करते हैं, जो कि आप में विश्वास जताते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि डिपेंड है, रिलाय है। डिपेंड का मतलब भी निर्भर होना, रिलाय का मतलब भी वही है, एक तरीके से भरोसा जताना, निर्भर होना। ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना। बैंक का मतलब भी यही है ना, किसी के ऊपर क्या है, किसी के ऊपर भरोसा जताना। तो ये बैंक जो है ना, हमारा जो बैंक होता है ना, वो बैंक का मतलब क्या है कि हम बैंक पे भरोसा जताते हैं, इसीलिए तो उसको बैंक बोलते हैं, उस पर विश्वास जताते हैं। लीन का मतलब भी यही है, किसी के ऊपर निर्भर होना, है ना, किसी के ऊपर झुके होना। किसी के ऊपर झुके होने का मतलब है कि किसी के ऊपर निर्भर होना। इन सब के बाद में क्या करते हैं हम? इसके बाद में जो है ना, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना। तो ये ध्यान में रखना क्या है कि ये जो क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट में जो है खासकर इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है, उनमें भी कई जगह इनका प्रयोग मिलता है। तो ये जो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन, ये जो यानी कि शब्द और शब्द के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस पर जो है ना बहुत अच्छी कमांड होना जरूरी है। तो यही था, ये पहली लाइन समझ में आई। अगली देखते हैं, यू ought not to be nebulous। इस nebulous शब्द का मतलब होता है अस्पष्ट। एक तो होता है कि भाई बिल्कुल एकदम आप जो है, आपके इरादे या आप क्या कहना चाहते हो, है ना, आपका क्या मंतव्य है, वो बिल्कुल साफ हो, है ना, बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन जब क्लियर नहीं होता चीज़ें तो उसको बोलते हैं अस्पष्ट। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट होना। यू ought not to be nebulous while talking to your parents, कि जब आप अपने माता पिता से बात कर रहे हो
तब आपको जो है अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि माता पिता से बात करते हुए आपको जो है साफ साफ बताना चाहिए, जो भी मामला है ना उसको साफ साफ बताना चाहिए। ये आपकी एक तरीके से नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। तो देख रहे हो आप, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन से जुड़ी हुई बातें, नीति से संबंधित बातें कि भाई आप पे कोई भरोसा करे तो उसे धोखा मत दो, है ना। आपके माता पिता हैं, उनका जो है सम्मान करो, है ना। राष्ट्रगान जो है उसका सम्मान करो। तो ऐसी बातों के लिए आप क्या करोगे, ought to का प्रयोग करोगे। यू ought to have fidelity for your life partner। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, है ना। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। यहाँ ये जो फिडेलिटी शब्द है ना, ये जो फिडे है ना, फिडे, ये क्या है, एक रूट वर्ड है। जैसा कि आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस में भी हम इसको देखते हैं ना। तो इस फिडे का मतलब यही होता है एक तरीके से वफा, आप समझ सकते हो। फिडे का मतलब है एक तरीके से विश्वास जताना। फिडे का मतलब एक तरीके से विश्वास जताना। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। जब आप खुद के अंदर विश्वास जताते हो तो उसको आपने कॉन्फिडेंस बोल दिया। इसी तरह से कई शब्द हैं जो एक तरीके से फिडे से बनते हैं ना। एक शब्द होता है परफिडे, है ना। तो देखना इसका मतलब क्या होता है, परफिडे है, क्या मतलब होता है इसका परफिडे। एक इसी तरह से होता है परफिडियस, परफिडियस, है ना। तो काफी सारे शब्द बनते हैं इससे। यू ought टू हैव फिडेलिटी फॉर योर लाइफ पार्टनर, कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो जीवन साथी है, उसके प्रति आप में जो है वफादारी होनी चाहिए ना, उसके प्रति आपको वफादारी दिखाना चाहिए। तो ये था ought टू, है ना। इसके अलावा क्या है कि एक स्ट्रक्चर और बनता है हमारा, ought टू प्लस हैव प्लस V3। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कब करते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग भी वैसे ही करते हैं जैसे हमने शुड में सीखा था ना, शुड प्लस हैव प्लस V3, कि ऐसा करना चाहिए था। तो इसी तरह से जो है हम इसका प्रयोग करते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो कि नैतिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है, जो कि आपको करनी चाहिए थी। यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट डिडंट हैपन, यानी कि ऐसे एक्शंस जो हो नहीं पाए लेकिन होने चाहिए थे, बट इट वुड बी बेटर इफ दे हैड हैपेंड, कि अगर वे एक्शंस हुए होते तो बेहतर होता। यानी कि ऐसे एक्शंस जो हो नहीं पाए लेकिन होने चाहिए थे। यू ought नॉट टू हैव फॉरसेकन, फॉरसेकन का मतलब होता है त्यागना, यानी कि किसी को आपकी जरूरत है और उस समय आप जो है उसकी मदद नहीं करते, है ना, उसको छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं फॉरसेकन, है ना, फॉरसेक। तो यू ought नॉट टू हैव फॉरसेकन योर फ्रेंड व्हेन ही वाज इन डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है अभावग्रस्तता, है ना, बहुत ज्यादा गरीबी की हालत में होना। कि यू ought नॉट टू हैव फॉरसेकन योर फ्रेंड व्हेन ही वाज इन डेस्टिट्यूशन, कि जब तुम्हारा मित्र अत्यंत गरीबी की हालत में था तब तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना, तब, है ना, ये इसका मतलब है। अगला देखते हैं, यू ought नॉट टू हैव केप्ट योर पेरेंट्स इन डेल्यूजन। डेल्यूजन मतलब होता है भ्रम की स्थिति, है ना, कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता को भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहिए था, यानी कि जो बात भी थी आपको स्पष्ट रूप से अपने माता पिता को बता देनी चाहिए थी। अब ये देखो इसी तरह से क्या है, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि भाई ought टू हैव बीन आ गया, तो वो क्या है, वो इसका पैसिव बन गया बस। कि जैसे कि तुम्हें अपने माता पिता को भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहिए था, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे द्वारा भ्रम की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए था। योर पेरेंट्स ought नॉट टू हैव बीन केप्ट इन डिल्यूजन बाय यू। अगला देखते हैं, यू ought टू हैव बीन विजिलेंट। अभी देखो यहाँ पे जो बीन आया है ना, बीन, ये क्या है, बी की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है ना, बी, है ना, सेकंड फॉर्म हो गई वाज वर, और ये थर्ड फॉर्म हो गई बीन। यू ought टू हैव बीन, तुम्हें जो है होना चाहिए था। यहाँ बी का क्या मतलब है, बीन का मतलब होना। यू ought टू हैव बीन विजिलेंट, है ना। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, अलर्ट, जागरूक, कि तुम्हें जो है बिल्कुल जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है सजग होना चाहिए था। किस बात के प्रति, टुवार्ड्स एनी ओमिनस साइन। ओमिनस का मतलब होता है, ओमिनस का मतलब होता है अमंगलकारी, है ना, जो कि अमंगलकारी, है ना, कि भाई अगर आपको कोई भी ऐसा जो है चिन्ह देखने को मिला, कोई भी ऐसा संकेत आपको दिखाई दिया जो कि अमंगलपूर्ण है, जो कि अमंगलकारी है, तो उस अमंगलकारी संकेत के प्रति तुम्हें जो है जागरूक होना चाहिए था। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। एडिटोरियल नहीं, ये तो क्या था, हमारा ought टू का प्रयोग था, है ना। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना, ought टू के प्रयोग को अच्छी तरह से देख लेना। बिल्कुल शुड का ही सिनोनिमस है।